नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। रात में आग फट पड़ी है। जलती हुई पृथ्वी को रौंदते हुए काल के घोड़े दौड़े जा रहे हैं और उनके मुंह से पिघली हुई आग का फेन गिर रहा है। उनके फटे फटे नथनों में से ज्वाला की लपटें निकल रही हैं और काल पुरुष मृत्यु के धुएं में घिरा बैठा है। घोड़ों को ढील देता जा रहा है और शब्दहीन किंतु सदर्प आज्ञापना से कह रहा है, बढ़ो, रौंदते चले जाओ। और पृथ्वी की लाली और काल पुरुष के प्रयाण की लाली के साथ उषा के जलते हुए आकाश की लाली मिल रही है। हवाना में विद्रोह हो गया है। उसमें बुद्धि नहीं है। अशांति को कहाँ बुद्धि? उसमें संगठन नहीं है। रिक्तता का कैसा संगठन? उसमें नियंत्रण नहीं है। भूख का क्या नियंत्रण? उसकी कोई प्रगति भी नहीं। विस्फोट की किधर प्रगति? विद्रोह इन सब से परे है। वह मानवता के स्वाभाविक विकास का पथ नहीं, वह उसके अस्वाभाविक संचय के बचाव का साधन है। उसकी बाढ़ का रेचन वह ज्वार की तरह बढ़ रहा है। उसका घात है। इधर जहां मैकाडो के महल के आगे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, जहां महल लूट लिया गया है, जहां महल का सब सामान यथावत पड़ा है, केवल खाद्य पदार्थ लूटे जा रहे हैं और बिखर रहे हैं। इधर जहां बहुत से निहत्थे लोगों ने किसी समृद्ध राज कर्मचारी के एक घर से एक मोटा सा सुअर निकला और उसे कच्चा ही काट काट कर नोच नोच कर खा रहे हैं। भुनने के लिए भी इंतजार नहीं, तथापि आग पास ही जल रही है। इधर जहां कई एक कर्मचारी अपने अच्छे अच्छे वस्त्र फेंक कर अपने नौकरों के फटे मैले कुचले कपड़े पहन रहे हैं कि वे भी इस गंदी शून्यता में छिप सकें। इधर जहां बीसियों नंगे लड़के महलों के पीछे जमे हुए कूड़े करकट के ढेर में से टुक्कड़ बीन बीन कर खा रहे हैं, वही टुक्कड़ जिन्हें वहां के कौवे भी ना खाते थे। इधर जहां पुरुषों की भीड़ में अनेक अच्छी बुरी स्त्रियां और वेश्याएं तक उलझ रही हैं, पर किसी को ध्यान नहीं कि वे स्त्रियां भी हैं। इधर जहां 5-4 विद्रोही सैनिकों के साथ जुटी हुई विद्यार्थियों और नव युवकों की भीड़ केना के फूल और खजूर की डालियां तोड़ तोड़ कर उछाल उछाल कर चिल्ला रही हैं और मैकाडो के पलायन की खुशी में अपना ध्येय, कर्तव्य और योजनाएं भूल गई हैं, पागल हो गई हैं। इधर जहां शोर हो रहा है पर शोर की भावना से नहीं, नाच हो रहा है पर नाच की भावना से नहीं, झगड़ा हो रहा है पर झगड़े की भावना से नहीं, हत्या हो रही है पर हत्या की भावना से नहीं, बदले लिए जा रहे हैं पर बदले की भावना से नहीं। इधर जहां क्रांति हो रही है पर बिना उसे क्रांति समझे हुए, बिना उसे किए हुए ही। उधर जहां मैकाडो के कर्मचारियों की स्त्रियां व्यस्त वस्त्रों में किंतु मुंह को चित्र विचित्र पंखों की आड़ में छिपाए मोटरों या गाड़ियों में बैठ बैठ कर भाग रही हैं। उधर जहां खुफिया पुलिस के सिपाही एक छोटे से लड़के से उसके विद्रोही पिता का पता पूछ रहे हैं और उसकी प्रत्येक इनकारी पर कैंची से उसकी एक एक उंगली काटते जाते हैं। उधर जहां उन्हीं का एक समूह लोगों को पकड़ पकड़ कर समुद्र में डाल रहा है, जहां शार्क मछलियां उन्हें चबाती हैं। उधर जहां विद्रोहियों के नाखूनों के नीचे तप्त सुए चुभाए जा रहे हैं और तपी हुई सलाखों से उनकी ज्ञानेंद्रियां जलाई जा रही हैं। उधर जहां सेबिस्टिन मेरिया के गहनों को बेच आया है, अपनी स्त्री को संतुष्ट कराया है और स्वयं अपने हृदय से आत्मग्लानि मिटाकर, अपने को निर्दोष मानकर धीरे धीरे एक गली में टहलता हुआ सोच रहा है,
यदि उसकी स्त्री न होती तो वह मेरिया को ठगने की बजाय उससे विवाह ही कर लेता, क्योंकि उसकी ठगी निर्दोष होकर भी ठगी ही है। और उधर जहां मिगेल, जो रात भर एक चुराए हुए घोड़े को दौड़ाता हुआ सैंटियागो से हवाना आया है, जिसका घोड़ा गोली से मर चुका है और जिसकी टांग भी गोली लगने से लंगड़ी हो गई है और खून से भरी पट्टी में लिपटी हुई है। मिगेल मेरिया और कार्मेन को घर में ना पाकर हवाना की सूनी सूनी गलियां पार करता हुआ जा रहा है, देखने कि कहाँ क्या हो रहा है, या सोचता हुआ कि कोई परिचित या विश्वासी मिल जाए तो पता ले कि मेरिया और कार्मेन कहाँ हैं, कि बंधुओं के और विद्रोह के समाचार क्या हैं, और नगर को एकाएक यह क्या हो गया है। मिगेल, जिसका चेहरा पीड़ा से नहीं पीड़ाओं से विकृत है, जिसका अधनंगा बदन भूख का नहीं अनेक बुभुक्षाओं का साकार पुंज है, जो थकान से नहीं अनेक थकानों में चूर है और गिरता पड़ता भी नहीं, गिरता ही चला जाता है। और मेरिया और कार्मेन, जो इस भयंकर ज्वार के घात में भी नहीं, प्रतिघात में भी नहीं, वे कहाँ, किस अपूर्व और स्वच्छंद समापन की ओर जा रही हैं। इस रौद्र रस प्रधान नाटक की मुख्य कथा से अलग होकर किस अंतः कथा की नायिका बनने, किस विचित्र प्रहसन की नटी बनने, विधि की वाम रुचि की कौन सी पुकार का उत्तर देने, कौन सी कमी पूरी करने। इस व्यापक तूफान के बाहर भी कहीं कुछ है। कहाँ, क्या? मेरिया और कार्मेन स्त्रियां हैं, जाति दोष से ही वे प्रतिघात पक्ष की हैं, पर अपनी शिक्षा और अपनी रिक्ताओं के कारण उनमें विद्रोह जागा हुआ है, इसलिए वे उधर नहीं जा सकती। तभी तो वे कहीं दिख नहीं पड़ती, ना उस लुटी हुई भीड़ में, ना उस लुटने वाली भीड़ में, ना उस भूखी भीड़ में, ना उस भूखा रखने वाली भीड़ में। वे उस क्रांति में नहीं मिलती, क्योंकि वे उसकी संचालिका नहीं है, वे केवल संदेश वाहिका हैं। मानव बनाता है, विधि तोड़ती है। मानव अपने सारे मंसूबे बांधता है, रात में अंधेरे में छिपकर। विधि उन्हें छिन्न भिन्न करती है दिन में, प्रकाश में खुले परिहास भरे दर्प से। मेरिया और कार्मेन ने बहुत रोध होकर रात में निश्चय किया था, दिन में वे भी क्रांति में खो जाएंगी। कार्मेन ने छिपे उत्साह से, मेरिया ने छिपी निराशा से, किंतु दोनों ने ही दृढ़ होकर। पर दिन में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वे नहीं सोच पाई कि क्या करें। उन्होंने क्रांति की गति के बारे में जो कुछ सीखा था वह मिगेल से सीखा था, पर मिगेल वहाँ था नहीं। उसके साथ ही उनके अपरिचित थे, और जो परिचित थे भी वे मिल नहीं सकते थे। तब वे क्या करती, कैसे उसके संगठन में हाथ बटाती? उनके पास कोई साधन नहीं था, यदि था तो उन्हें ज्ञात नहीं था। वे अपनी एक ही प्रेरणा पहचानती थीं, अपना निश्चय, और उसी को लेकर वे क्रांति करने निकल पड़ी थीं। यह कोई नई बात नहीं है। सागर में नित्य ही हजारों और लाखों व्यक्ति कुछ करने निकलते हैं, बिना जाने कि क्या, और कुछ कर जाते हैं बिना जाने क्या या कैसे या क्यों। यह तो सामान्य जीवन में ही होता है, जहां आदमी की सामान्य बुद्धि काम कर सकती है। तब क्रांति में क्यों नहीं 100 गुना और सहस्त्र गुना अधिक होगा। जो क्रांति करते हैं उनमें कोई इना गिना होता है, जो जानता है कि वह क्या कर रहा है। यदि कोई कुछ जानते हैं तो इतना ही कि वे कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करेंगे, और इतना भी बहुत है, क्योंकि अधिकांश तो इतना भी नहीं जानते कि वे कुछ कर भी रहे हैं, इतना भी नहीं कि कुछ हो रहा है।
ये तो एक भीड़ के भीड़पन के नशे में खोकर नींद में चलने वाले रोगी की तरह एकाएक चौंक कर जागते हैं और तब वे जानते हैं कि कुछ हो गया है। अब जो है वह पहले नहीं था और पहले नहीं था और पहले जो था वह अब नहीं है। जो कुछ हो चुका होता है वह एक प्रगूढ़ आवश्यकता के कारण होता है। प्रायः परिस्थितियों की अनियंत्रणीय प्रतिशक्ति होती है जो सब साधारण के लिए भले ही क्रियाशील होती है, पर यह सब दूसरी बात है। बल्कि यह तो सही सिद्ध करती है कि सर्वसाधारण का उसके करने में कोई हाथ नहीं होता। हाँ, तो मेरिया और कारमेन एक ऐसी आतंकित मांग को लेकर अपने जीवन की किसी छिपी हुई न्यूनता को, किसी और भी छिपी हुई प्रेरणा को आज्ञापना से पूरी करने के लिए निकल पड़ी थी। वह था उषा के तत्काल बाद ही, और अब तो दिन काफी प्रकाशमान हो चुका था। धूप में काफी गर्मी आ गई थी। उन्होंने हवाना की गलियों में आकर देखा, कहीं कोई नहीं था। वे इधर उधर ढूंढती फिरी, पर सभी लोग किसी अज्ञात अफवाह के उत्तर में इतने सवेरे ही कहीं गुम हो गए थे। केवल कहीं गली में दो चार लड़कियां और बूढ़ी औरतें उन्हें मिली और वे उनके साथ हो ली, और वे धीरे धीरे हवाना के बंदरगाह की ओर उन्मुख होकर चली कि और कहीं नहीं तो वहां पर लोग अवश्य मिलेंगे, क्योंकि उसके सब ओर हवाना का अभिजात वर्ग और उनके सहायक राज कर्मचारी, अफसर, सिपाही, पुलिस वाले, व्यापारी इस विराट प्रपंच के स्तंभ बसते हैं। वे क्रांतिकारिणी नहीं थीं। उनमें क्या था जो क्रांतिकारी कहा जा सकता है? वे एक निश्चय और जीवन के प्रति एक भव्य विस्मय का भाव लेकर चल पड़ी थीं। उनमें वह क्रूर प्रचार भाव नहीं था जिससे क्रूसेडर लड़ा करते थे, या इस्लाम के मुजाहिद। यदि प्रचार की कोई भावना उनमें थी तो वैसी ही जैसी तिब्बत में होकर चीन जाते हुए बौद्ध प्रचारक कुमार गुप्त के हृदय में। जिधर वे जा रही थीं उधर बहुत शोर हो रहा था और उसको सुन सुनकर वे और भी तीव्र गति से चलती जाती थीं। उन दो एक बूढ़ी स्त्रियों में भी किसी प्रकार का जोश जाग रहा था। आगे आगे कारमेन उछलती जा रही थी, जैसे सूर्य के 7 घोड़ों के आगे उषा बीच बीच में। कभी वह किलकारी भरकर कहती थी, क्रांति चिरंजीवी हो, और मानो क्रांति की सत्यता के आगे इस नारी की क्षुद्रता की ज्ञान से एकाएक चुप हो जाती थी, तब तक जब तक कि आत्मविस्मृति उसे फिर नारा लगाने की ओर प्रेरित नहीं कर देती थी। बुढ़ियां चुप थीं, शायद इसलिए कि उन्हें क्या, उनके 7 पुरखों को भी क्रांति का पता नहीं रहा था। और मेरिया, वह इस परिवर्तन की ओर अशांति में भी अपना वैधव्य नहीं भूली थी। वह कारमेन के साथ साथ चलने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु फिर भी बिना जल्दी के, एक भव्य मंथरता लिए हुए। उसमें कारमेन का उत्साह, सुख, यौवन की प्रतीक्षा मान चुनौती नहीं थी। ना उन बुढ़ियों का उदासीन विवश स्वीकृति भाव उसमें था। एक संतुष्ट अलगाव, मानो वह कहीं और हो, कुछ और सोच रही हो, कोई और जीवन जी रही हो। उसने मानो इस जीवन की संपूर्णता पा ली हो। क्यों? उसके जीवन में आरंभ से ही वंचना रही थी, लगातार आज तक। तब फिर संतोष कहाँ था? यह जीवन का अन्याय या एक क्रूर न्याय है कि उन्हीं की वंचना सबसे अधिक होती है जो जीवन से सबसे अल्प मांगते हैं। मेरिया ने कभी जीवन से कुछ नहीं मांगा, इसीलिए वह इतनी वंचिता रही है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। किंतु शायद इसीलिए वह आज वंचना में इतनी संतुष्ट है
कि सोचती है वह सफल हो चुकी है, जीवन पा चुकी है और जो जी चुकी है। उसने अपना सब कुछ मिगेल को नहीं तो मिगेल के नाम पर दे दिया है। वह विधवा है, मिगेल उसका कोई नहीं है, पर उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। उसके जानने में मिगेल उसकी सहायता से छूट गया है, अमेरिका चला गया है, आकर क्यूबा को स्वाधीन और सुशासित कर गया है। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या उसने अपना सब कुछ इसी उद्देश्य से नहीं दे दिया? विधवा मेरिया, तेरी फूटी आंखें, फूटी बुद्धि, फूटे भाग्य, चलो दोनों देखो, संपूर्णता से भी आगे कुछ है। गली से सड़क, सड़क से चौराहे पर आकर वे एकाएक रुक गई हैं। चौराहे के आगे ही हवाना महल के सामने का खुला मैदान है। वहां बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो चुकी है, और फिर भी लोग सब ओर से धंसे चले आ रहे हैं। कोई कुछ कर नहीं रहा। क्रांति में कौन क्या करता है, पर सब धंसे आ रहे हैं, मानो स्वाधीनता यहीं बिखरी पड़ी है और वे उसे बटोर कर ले जाएंगे। और कोई जानता नहीं कि वे किस लिए वहां आ रहे हैं। केवल और लोगों के उपस्थित होने के कारण वे भी यहां आ जुटते हैं। यहां क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मानवता अपनी मूर्खता का प्रदर्शन अपने ही को करेगी और फिर झेप कर स्वयं लौट जाएगी, या अपने ही से पिटी हुई सब लोग कहेंगे कि क्रांति सफल हो गई, या दूसरों से तब लोग जानेंगे कि प्रतिक्रांति की जीत हुई। और दोनों अवस्थाओं में वे उस ध्येय को नहीं पाएंगे जिसके लिए उनमें अशांति उठ रही थी, क्योंकि अभी उनमें से उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं। वे स्वाधीनता के किसी एक नाम से दासता का कोई एक नया रूप ले जाएंगे। मेरिया स्तिमित सी होकर खड़ी देख रही है। ये सब भाव उसके हृदय में से होकर दौड़े जा रहे हैं। उसका व्यर्थ से निर्मल हुआ अंतर बहुत दूर भविष्य को भेद कर देख रहा है, यद्यपि वह वर्तमान नहीं देख पाता। उसके मन में एक निराश प्रश्न उठ रहा है जिसे वह कह नहीं सकती, एक प्रकांड संशय जिसका वह कारण नहीं समझती। उसका हृदय एकाएक रोने लगा है, यद्यपि वह यही जानती है कि उसके इस समय आह्लाद से भर जाना चाहिए। इस नवल प्रभात में जब उसका देश जाग कर स्वतंत्र हो रहा है। एक थी कैसांड्रा, जिसकी दिव्य दृष्टि अभिशप्त थी, जिसके फलस्वरूप उसकी भविष्यवाणी का कोई विश्वास नहीं करता था। एक है मेरिया, जो इतनी अभिशप्त है कि स्वयं ही अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं कर पाती। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वह पागल की तरह देख रही है। नहीं तो वह तो सफल हो चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है। उसे अब क्या? वह तो संतुष्ट है, प्रसन्न है। वह मुड़कर कारमेन की आंखों से खोजती है। कारमेन उससे कुछ ही दूर खड़ी किसी से बात कर रही है। क्या कह रही है? उस व्यक्ति को सुनाकर कार्ल मार्क्स के कुछ वाक्य दोहरा रही है जिसे उन दोनों ने इकट्ठे पढ़ा था, और मेरिया को अनुभव होता है। कारमेन प्रयत्न कर रही है कि उन वाक्यों को मेरिया की तरह बोले। वह व्यक्ति उपेक्षा से, तिरस्कार से, शायद क्रोध से या भय से या किसी मिश्रित भाव से सुन रहा है, क्योंकि वह मैकाडो की पुलिस का आदमी है। होने दो। कारमेन की ध्वनि सुनकर मेरिया आनंद से और आह्लाद से भर जाती है। उसका सारा निराशावाद और असंतोष निकल जाता है। क्या हुआ यदि वह कुछ नहीं है? वह कुछ नहीं पा सकी। वह रोती रही, अनाथिनी, अभागी, वंचिता रही है। उसके दो हैं,
जो ऐसे नहीं और उसी के कारण ऐसे नहीं। कारमेन और मिगेल। कारमेन, जिसे उसने सुखी रखा और जो उसके पास खड़ी है। मिगेल, जिसे उसने छुड़ाया है और जो इस समय अमेरिका के पथ पर होगा। ओ स्वतंत्र स्वाधीन क्यूबा, तुझे मेरे ये दो उपहार हैं और मेरा जीवन अब सफल और संपूर्ण हो चुका है। मेरिया का गला घुटता है, वह चीख भी नहीं सकती, झपटती है। उस व्यक्ति ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर कारमेन पर गोली चला दी है। कारमेन बिना खींची हुई सांस को छोड़े भी ढेर हो गई है। वहां उसके आसपास एक छोटा सा घेरा खाली हो गया है। वह उसके मध्य में खड़ी है। वह एक स्वप्न में आई थी, एक स्वप्न में झुकी थी, अब एक स्वप्न में खड़ी है। एक मरा हुआ स्वप्न उसकी बाह में लटक रहा है, मरा हुआ किंतु रक्त रंजित, अभी गर्म, और उसकी दूसरी बाह उसके सिर पर धरी हुई है, मानो सिर पर कह रही हो, ठहर, अभी यहीं रह। कहीं से उसी व्यक्ति की कर्कश हंसी सुन पड़ती है, पर सहमी हुई भीड़ में कोई नहीं है जो इस समय भी उसे चुप करा दे। और मेरिया के सिर पर से तूफान बहा जा रहा है, निशब्द भैरव, निरीह तूफान, पर उसका सिर झुका नहीं। नींद में भीड़ के मुखों में कुछ पड़ रही है, उन मुखों में लगी हुई आंखों में जो उसकी बाह से लटकते हुए अभी तक गर्म रक्त रंजित स्वप्न को देख रही है, किंतु जो मेरिया की फटी आंखों से मिलती नहीं। मेरिया टूट गई है, पर अभी जाती है और सामने देख रही है, सामने जहां भीड़ स्तब्ध हो रही है। यह सब क्षण भर में, क्षण भर तक। तब भीड़ में कुछ फैलता है जो भय से 1000 गुना त्वरगामी जान पड़ता है, और भीड़ भागती है इधर उधर, जिधर हो, कहाँ को ना जाने, किससे ना जाने, पर यहाँ से कहीं अन्यत्र, इस स्वप्निल स्त्री रूप की छाया से बाहर कहीं भी, जहाँ संसार का अस्तित्व हो। स्वप्न टूटता है। मेरिया उस भगदड़ में देखती है, एक भूखा, लंगड़ा, अधनंगा शरीर, एक प्यासा, थका हुआ, व्यथित मुख, जो उसके देखते देखते क्षण भर में ही अत्यंत आह्लाद और अत्यंत पीड़ा में चमक उठता है और खो जाता है। मेरिया एक हाथ से कारमेन को उठाए है, उसका दूसरा हाथ आगे बढ़ता है, मानो सहारे के लिए। ओठ कुछ उठकर खुलते हैं, मानो पुकार के लिए, और मिगेल के लड़खड़ा कर गिरे हुए शरीर को रौंदती हुई भीड़ चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। इसका भी अंत होगा, सभी कुछ का अंत होगा, और नई चीजें होंगी जो इससे विभिन्न होंगी। अच्छी हो, बुरी हो, ऐसी तो नहीं होंगी। वह देश के अमर शहीदों में से होगी या अपमानित परित्यक्त वैश्या, सब एक ही बात है। ऐसे तो नहीं होगी, ऐसे खड़ी तो नहीं रहेगी जैसे अब खड़ी है। एक हाथ से कारमेन का शव लटक रहा है और दूसरा मानो सहारे के लिए आगे बढ़ा है। शरीर और मुंह एक दर्प से उठा है जो टूटता भी नहीं। आंखें एक भावातिरेक को लेकर भरी हुई हैं, और यह चित्र मानो शब्दहीन, जीवहीन, अत्यंत श्वेत पत्थर का खींचा हुआ उस जनहीन मैदान में खड़ा है। यह क्या किसी कुछ का संकेत नहीं है? कुछ नश्वर, कुछ अमर, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सच्चा, कुछ मूक, कुछ व्यंजक, कुछ अतिशय विकराल। एक हाथ पर मरे हुए प्रेम का बोझ लिए, दूसरे हाथ से किसी चिर विस्मृत मृत प्रेम को भीड़ में से बुलाती हुई, आंखों से भव को फाड़ती हुई एक संदेश वाहिनी पीड़ा। घोड़े गुजर जाते हैं, मनुष्य गुजर जाते हैं, भीड़ गुजर जाती है, प्रमाद गुजर जाता है,
पर आशा विभ्राट, भूख भूख रिक्तता, वेदना वेदना पराजय, बिखरी हुई प्रतिज्ञाएं। यह है क्रांति की गति। प्रलय लहरी क्यूबा में जैसे वह अन्यत्र गुजरी है, वैसे वह सर्वत्र गुजरेगी। विद्रोह, किंतु कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। मेरिया की अनझिप आंखें, कैसांड्रा का अभिशाप। आशा है कि यह रोमांच भरी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अपनों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।